दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दस्तावेजों से नहीं, बयानों से शुरू होती हैं, स्याही से नहीं, सुर्खियों से लिखी जाती हैं। और फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब वही कहानी अपने ही दावों के बोझ तले दरकने लगती है। भारत और अमेरिका के बीच जिस मेगा ट्रेड डील की गूंज महीनों तक वॉशिंगटन से नई दिल्ली तक सुनाई देती रही, वह भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसे मंचों पर जीत की तरह सुनाया गया, कैमरों के सामने आत्मविश्वास के साथ पेश किया गया और दुनिया के सामने इस अंदाज में रखा गया मानो सब कुछ तय हो चुका हो, मानो खेल खत्म हो गया हो, मानो भारत ने आखिरी चाल चल दी हो। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह दोहराते रहे कि उन्होंने भारत को मना लिया है कि भारत अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने जा रहा है, कि 0% टैरिफ का रास्ता साफ हो चुका है और बदले में अमेरिका सिर्फ 18% टैरिफ रखेगा। एक ऐसा संतुलन जो कागज पर भले ही व्यापारिक लगे, लेकिन राजनीतिक मंच पर किसी देश की दिशा तय करने वाला बताया जा रहा था। कहानी में सस्पेंस यहीं से गहराता है, क्योंकि जो तस्वीर दुनिया को दिखाई जा रही थी वह एक तरफा थी। ऐसी तस्वीर जिसमें भारत झुका हुआ, दबाव में और रणनीतिक रूप से पीछे हटता हुआ दिखाया गया। कहा गया कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए अपने दरवाजे खोल देगा, कि वर्षों से चली आ रही अपनी नीतिगत हिचक को छोड़ देगा, कि वह रूस से तेल खरीद कम करेगा। और इतना ही नहीं, यह भी प्रचारित किया गया कि भारत अमेरिका में $500 मिलियन का निवेश करने जा रहा है। इन दावों के साथ एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी था कि भारत ने वैश्विक दबाव स्वीकार कर लिया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असली खेल अक्सर उन बातों में छिपा होता है जो नहीं कही जाती, उन कागजों में जो साइन नहीं होते और उन शब्दों में जो डील कहे तो जाते हैं लेकिन कभी औपचारिक समझौते का रूप नहीं लेते। यहीं से कहानी ने करवट ली। धीरे धीरे बिना शोर किए भारत की ओर से संकेत आने लगे कि तस्वीर उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही थी। कहा गया कि कोई अंतिम डील साइन नहीं हुई थी, कि जो कुछ भी था वह सिर्फ एक प्रस्ताव था, एक ड्राफ्ट था, बातचीत का एक चरण था, ना कि कोई बाध्यकारी समझौता। यह सुनते ही सवाल हवा में तैरने लगे। अगर डील फाइनल नहीं हुई थी तो उसे जीत की तरह क्यों पेश किया गया? अगर भारत ने लिखित रूप में कोई प्रतिबद्धता नहीं दी थी तो 0 टैरिफ की कहानी कहां से आई? और अगर सब कुछ बातचीत के स्तर पर था तो फिर यह आत्मसमर्पण वाला नैरेटिव किसने और क्यों गढ़ा? सस्पेंस इसीलिए गहराता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बयान और वास्तविकता के बीच का फासला अक्सर रणनीति का हिस्सा होता है। अमेरिका के लिए यह कहानी घरेलू राजनीति में एक बड़ी जीत की तरह बेची जा सकती थी। एक ऐसा संदेश कि दुनिया की उभरती शक्ति भारत अमेरिका की शर्तों पर खेलने को तैयार है। वहीं भारत के लिए चुप्पी और अस्पष्टता अपने आप में एक संकेत थी कि जब तक कुछ साइन न हो तब तक कुछ तय नहीं होता। सूत्रों के मुताबिक यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं था, बल्कि एक बहुस्तरीय रणनीतिक ढांचा तैयार करने की कोशिश थी, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और भू राजनीतिक संतुलन सब कुछ शामिल था। ऐसे समझौतों में जल्दबाजी अक्सर सबसे बड़ी गलती साबित होती है। यह भी दिलचस्प है कि जिन मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा शोर मचाया गया, जैसे रूस से तेल खरीद, वे भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता से सीधे जुड़े हुए थे। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ आर्थिक सवाल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है और इसे किसी एक बयान के आधार पर बदला नहीं जा सकता। यही वजह है कि जब दावों और वास्तविकता के बीच का अंतर सामने आने लगा तो ट्रंप के मंचीय बयानों पर सवाल उठने लगे। क्या यह सब एक राजनीतिक नैरेटिव था जिसे चुनावी लाभ के लिए गढ़ा गया, या फिर यह दबाव की रणनीति थी? पहले सार्वजनिक रूप से डील की घोषणा करो, फिर सामने वाले को नैतिक दबाव में लाओ कि वह पीछे न हटे। कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तब आता है जब यह साफपन होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार चुप्पी होती है। भारत ने न तो खुलकर इन दावों का समर्थन किया, न ही आक्रामक खंडन किया, बस इतना कहा कि बातचीत चल रही है और कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। यह एक ऐसा वाक्य था जिसने पूरी कहानी का संतुलन बदल दिया। अचानक जो डील पत्थर पर लिखी हुई लग रही थी वह रेत पर खींची हुई रेखा बन गई और दुनिया को एहसास हुआ कि शायद यह मामला उतना सरल नहीं है जितना बताया जा रहा था। यहीं सस्पेंस टिकता है, क्योंकि सवाल अब भी हवा में है। क्या यह डील कभी अपने अंतिम रूप तक पहुंचेगी? क्या यह रणनीतिक साझेदारी के नए अध्याय की शुरुआत थी या सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग? क्या मंचों पर कही गई बातें भविष्य की वास्तविकता बनेंगी, या फिर यह कहानी भी उन कई अंतर्राष्ट्रीय कथाओं में शामिल हो जाएगी जो सुर्खियों में तो चमकी लेकिन दस्तावेजों में कभी दर्ज नहीं हुई? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जवाब अक्सर तुरंत नहीं मिलते। वे समय के साथ धीरे धीरे
परत दर परत सामने आते हैं। और शायद यही इस कहानी का असली सस्पेंस है कि सच कभी एक बयान में नहीं होता, वह हमेशा पर्दे के पीछे चल रही बातचीत में छिपा होता है, जहां हर शब्द तौला जाता है, हर वादा मापा जाता है और हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने बाजार खोले, कृषि और डेयरी सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों को विशेष पहुंच दे, फार्मा सेक्टर में नियम नरम करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, रूस से ऊर्जा और रक्षा संबंधों को धीरे धीरे कम करें। यही वह बिंदु था जिसने भारत के भीतर बहस को तेज कर दिया, क्योंकि यह सिर्फ टैरिफ की बात नहीं थी, यह भारत की विदेश नीति, ऊर्जा, सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन का सवाल था। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक के टैरिफ को घटाकर 18% करने का प्रस्ताव रखा था। सुनने में यह आकर्षक लगता है, लेकिन इसके बदले जो शर्तें थीं वे भारत के लिए बेहद संवेदनशील थीं। अंदर खाने चर्चा सिर्फ बाजार की नहीं बल्कि दिशा बदलने की थी। संदेश साफ था, रूस से दूरी, अमेरिका की ओर करीब। लेकिन भारत दशकों से मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाता आया है। भारत किसी एक खेमे में पूरी तरह खड़ा नहीं होता, यही उसकी ताकत है। ऐसे में रूस से दूरी बनाना सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि रणनीतिक जोखिम होता। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आया। अमेरिका जब रूस से तेल खरीद पर रोक लगाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था, उसी दौर में भारत ने जिस तरह से रूस से कच्चे तेल की खरीद में 12 से 15% की बढ़ोतरी की, वह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं था बल्कि एक गहरी रणनीतिक सोच का प्रतिबिंब था। ऐसा कदम जो बिना किसी औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना किसी तीखे बयान और बिना किसी सार्वजनिक टकराव के लिया गया, लेकिन जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में एक स्पष्ट संदेश भेज दिया कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय हितों के सवाल पर किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वह दबाव कितना ही शक्तिशाली देश क्यों न बना रहा हो। और यह संदेश इसलिए भी ज्यादा प्रभावी था क्योंकि यह शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिया गया था। भारत ने साफ कर दिया कि अगर वैश्विक बाजार में सस्ता और स्थिर तेल उपलब्ध है और वह उसके दीर्घकालिक हित में है तो वह उसे खरीदेगा, चाहे उस फैसले से किसी तीसरे देश को असहजता ही क्यों न हो, क्योंकि किसी अन्य देश की नाराजगी के डर से अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जनता और अपने उद्योग को जोखिम में डालना किसी भी जिम्मेदार सरकार के लिए स्वीकार्य विकल्प नहीं हो सकता। विदेश मंत्रालय और नीति निर्धारण से जुड़े विभागों के भीतर तैयार की गई रिपोर्टों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज थी कि यदि रूस से तेल आयात में कटौती की जाती है तो भारत की ऊर्जा लागत में सीधी और तीव्र वृद्धि होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका तत्काल असर पड़ेगा, महंगाई का दबाव बढ़ेगा, औद्योगिक उत्पादन की लागत बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर होगी, निर्यात प्रभावित होंगे और अंततः इसका सीधा बोझ आम जनता की जेब पर पड़ेगा, खासकर उस तबके पर जो पहले से ही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, महामारी के बाद की रिकवरी और आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं से जूझ रहा था। ऐसे में सरकार के सामने विकल्प वास्तव में बहुत सीमित थे। या तो वह बाहरी दबावों के आगे झुककर एक ऐसे निर्णय को स्वीकार करे जो घरेलू स्तर पर गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता था, या फिर वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए एक स्वतंत्र और संतुलित रुख अपनाए। और अंततः फैसला पूरी तरह स्पष्ट था। भारत ने अपने दीर्घकालिक हितों को तरजीह दी। इसी व्यापक रणनीतिक सोच के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण डील को भी पुनर्मूल्यांकन के नाम पर रोक दिया गया। यह कदम भी अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे संकेत दिए गए कि भारत इस प्रस्ताव से पीछे हट रहा है। और जब यह डील औपचारिक रूप से ठंडे बस्ते में चली गई तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मच गई। कई विश्लेषकों ने इसे केवल एक व्यापारिक असहमति के रूप में देखने की कोशिश की, लेकिन असल में यह एक बड़े भू राजनीतिक संदेश का हिस्सा था। अमेरिकी मीडिया के एक वर्ग ने इसे भारत की अविश्वसनीयता के तौर पर पेश किया और यह तर्क दिया गया कि भारत साझेदारियों में स्थिर नहीं है। लेकिन इसके विपरीत यूरोपीय मीडिया ने इसे रणनीतिक संतुलन, व्यावहारिक कूटनीति और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने का उदाहरण बताया। वहीं रूस के मीडिया में इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक तक कहा गया, यह दिखाने के लिए कि कैसे भारत बिना खुले टकराव के अपनी शर्तों पर फैसले ले सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा असहज स्थिति यदि किसी की थी तो वह अमेरिका की थी, क्योंकि जिस डील को एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत के रूप में प्रचारित किया जा रहा था वह अचानक अस्तित्व में ही नहीं रही। और यह असहजता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि भारत ने सार्वजनिक रूप से बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं की।
न कोई तीखा जवाब दिया गया, न किसी मंच से प्रत्यक्ष आलोचना की गई, बल्कि शांति, संयम और निरंतरता के साथ अपने फैसलों के जरिए रुख स्पष्ट किया गया। यही भारत की रणनीति थी, कम बोलना लेकिन साफ संकेत देना। संदेश बहुत सीधा था कि भारत दबाव में निर्णय नहीं करेगा, और यदि साझेदारी होगी तो वह बराबरी के आधार पर होगी, न कि धमकी, शर्तों या एकतरफा अपेक्षाओं पर। इसी सोच का विस्तार उस समय भी देखने को मिला जब अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शून्य टैरिफ लगाने का प्रस्ताव सामने आया। भारत ने इसे बिना किसी हिचक के खारिज कर दिया और स्पष्ट कहा कि भारतीय किसानों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। डेयरी और कृषि क्षेत्र भारत के लिए केवल आर्थिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि सामाजिक और आजीविका से जुड़े संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिन पर बिना संतुलन और सुरक्षा उपायों के बाजार खोलना लाखों किसानों और ग्रामीण परिवारों के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। इसलिए यह साफ कर दिया गया कि मुक्त व्यापार की बात तभी स्वीकार्य होगी जब वह समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित हो, न कि केवल एक पक्ष के लिए लाभकारी शर्तों पर। इस बीच अमेरिका की तरफ से टैरिफ बढ़ाने की धमकी फिर सामने आई, जिसे एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा गया। लेकिन इस बार भी भारत ने किसी प्रकार की घबराहट नहीं दिखाई, क्योंकि नीति निर्माताओं को यह एहसास था कि अल्पकालिक दबावों के आगे झुकने से दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता कमजोर हो सकती है। भारत की विदेश नीति पिछले कुछ वर्षों में जिस दिशा में विकसित हुई है, उसका मूल आधार यही है कि वह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपने लिए स्वतंत्र स्पेस बनाए, किसी एक ध्रुव पर पूरी तरह निर्भर न रहे और अपने हितों को स्पष्ट, तार्किक और आत्मविश्वास के साथ आगे रखे। ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को भारत ने अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है, और रूस से तेल खरीद का निर्णय इसी व्यापक फ्रेमवर्क का हिस्सा था। यह कदम यह भी दर्शाता है कि भारत भावनात्मक या वैचारिक दबावों की बजाय ठोस आर्थिक और रणनीतिक गणनाओं के आधार पर फैसले लेता है। वह जानता है कि वैश्विक राजनीति स्थायी मित्रों या स्थायी शत्रुओं की नहीं, बल्कि स्थायी हितों की होती है, और इन हितों की रक्षा के लिए कभी-कभी कठिन, अलोकप्रिय लेकिन आवश्यक फैसले लेने पड़ते हैं। भारत ने यह भी दिखाया कि वह संवाद के दरवाजे बंद नहीं करता, लेकिन यह संवाद बराबरी और सम्मान के आधार पर होना चाहिए, न कि निर्देश और आदेश की शैली में। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की छवि को एक ऐसे देश के रूप में मजबूत किया है जो न तो टकराव की राजनीति में विश्वास करता है और न ही आत्मसमर्पण में, बल्कि संतुलन, धैर्य और स्पष्टता के साथ अपनी राह तय करता है। और यही कारण है कि आज वैश्विक मंच पर भारत को केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक परिपक्व रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जो अपने फैसलों के निहितार्थ समझता है और उन्हें लागू करने का साहस भी रखता है। अंततः यह पूरा प्रकरण इस बात का उदाहरण बन गया कि कैसे भारत ने बिना शोर किए, बिना बयानबाजी के और बिना किसी को सीधे चुनौती दिए यह साफ कर दिया कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और वह उन्हें लेकर कितनी गंभीरता से आगे बढ़ने को तैयार है। और यही शांत लेकिन दृढ़ रुख आने वाले समय में उसकी विदेश और आर्थिक नीति की पहचान बनता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को लेकर दिया गया बयान कि अगर भारत ने सहयोग नहीं किया तो उस पर प्रतिबंध और कठोर टैरिफ लगाए जा सकते हैं, सिर्फ एक कूटनीतिक चेतावनी नहीं था, बल्कि वह अमेरिकी घरेलू राजनीति, वैश्विक शक्ति संतुलन और बदलते आर्थिक यथार्थ का प्रतिबिंब भी था। सवाल यही है कि क्या यह धमकी वास्तव में उतनी प्रभावशाली है जितनी पहली नजर में लगती है। भारत आज 1990 के दशक वाला भारत नहीं है, जब विदेशी मुद्रा भंडार सीमित था, व्यापारिक विकल्प कम थे और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर निर्भरता अधिक थी। आज का भारत एक आत्मविश्वासी, बहुआयामी अर्थव्यवस्था है, जिसकी रणनीतिक सोच केवल तात्कालिक लाभ पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। ऐसे में किसी एक देश द्वारा दबाव बनाकर मनचाहा परिणाम हासिल कर लेना उतना सरल नहीं रह गया है। भारत की आर्थिक स्थिति में आए इस परिवर्तन को समझने के लिए उसके वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क पर नजर डालना जरूरी है। पिछले 2 दशकों में भारत ने यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका तक अपने आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत किए हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिए मध्य पूर्व और रूस के साथ समझौते, विनिर्माण और तकनीक के लिए यूरोप और जापान के साथ साझेदारी, और उभरते बाजारों के लिए अफ्रीका तथा आसियान देशों के साथ सहयोग, ये सब मिलकर भारत को एक ऐसा विकल्प समृद्ध मंच देते हैं जहां किसी एक दरवाजे के बंद होने से पूरा घर अंधेरे में नहीं चला जाता।
यही कारण है कि अमेरिकी टैरिफ की धमकी भारत के नीति निर्माताओं को असहज तो कर सकती है, लेकिन पंगु नहीं बना सकती। इस पूरे घटनाक्रम का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि ट्रंप ने जिस कथित ट्रेड डील की बात की, उसे उन्होंने अपनी घरेलू राजनीति में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया था। उन्होंने इसे अमेरिका की जीत बताया, यह संकेत देते हुए कि उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति वैश्विक मंच पर सफल हो रही है। लेकिन जब भारत की ओर से स्पष्ट हुआ कि कोई अंतिम बाध्यकारी समझौता नहीं हुआ था, तो यह कहानी खुद उनके लिए मुश्किल बन गई। अगर डील हुई ही नहीं थी तो जीत किस बात की थी, और अगर हुई थी तो उसके दस्तावेज कहां हैं? यही सवाल अब अमेरिकी मीडिया और विपक्षी दल पूछ रहे हैं, जिससे ट्रंप की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस तरह जो बयान भारत पर दबाव बनाने के लिए दिया गया था, वह उलटे अमेरिका के भीतर राजनीतिक असहजता का कारण बनता दिखा। भारत की प्रतिक्रिया भी केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बिना किसी देश का नाम लिए भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि मुक्त व्यापार का मतलब बराबरी और पारस्परिक लाभ होना चाहिए, न कि एकतरफा दबाव। यह संदेश केवल अमेरिका के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। एक तरह से यह भारत की उस नई कूटनीतिक भाषा का उदाहरण था, जिसमें वह खुलकर अपने हितों की बात करता है, लेकिन टकराव को अनावश्यक रूप से बढ़ाए बिना। भारत यह दिखाना चाहता है कि वह साझेदारी का समर्थक है, पर ऐसी साझेदारी जो सम्मान और संतुलन पर आधारित हो, न कि डर या मजबूरी पर। इस संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के रिश्तों की जटिलता को समझना भी जरूरी है। दोनों देश रणनीतिक रूप से एक दूसरे के करीब आए हैं, चाहे वह रक्षा सहयोग हो, हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हो, या आतंकवाद के खिलाफ समन्वय। लेकिन यही निकटता कभी कभी अपेक्षाओं का बोझ भी पैदा करती है। अमेरिका भारत को एक ऐसे साझेदार के रूप में देखना चाहता है जो कई मामलों में उसकी रणनीति के अनुरूप चले, जबकि भारत खुद को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो सहयोग तो करे लेकिन अधीनता स्वीकार न करे। यही बुनियादी अंतर व्यापार वार्ताओं में भी झलकता है। भारत की तुलना अक्सर चीन से की जाती है, लेकिन अमेरिका के लिए यह समझना जरूरी है कि दोनों देशों की परिस्थितियां और प्रतिक्रियाएं अलग हैं। चीन की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर निर्यात आधारित रही है, और अमेरिकी बाजार उस मॉडल के लिए बेहद अहम रहा है। इसके विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग की भूमिका कहीं अधिक मजबूत है। एक विशाल उपभोक्ता वर्ग, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग और सेवाओं व डिजिटल अर्थव्यवस्था में बढ़त, ये सभी तत्व भारत को बाहरी झटकों से निपटने की बेहतर क्षमता देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि टैरिफ या प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होगा, लेकिन यह असर सीमित और प्रबंधनीय हो सकता है। बैक चैनल बातचीत का जारी रहना भी इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष पूरी तरह से पुल जलाना नहीं चाहते। कूटनीति में सार्वजनिक बयान अक्सर आंतरिक राजनीति और दबाव प्रबंधन के लिए होते हैं, जबकि असली काम बंद दरवाजों के पीछे होता है। भारत और अमेरिका के बीच भी यही हो रहा है। संवाद कमजोर पड़ा है, भरोसे में दरार आई है, लेकिन रिश्ते पूरी तरह टूटे नहीं हैं। यह स्थिति एक तरह से दोनों देशों को आत्ममंथन का अवसर देती है। अमेरिका को यह समझने का कि भारत को चीन की तरह ट्रीट करना संभव नहीं, और भारत को यह तय करने का कि वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक व्यवस्था में अपनी भूमिका कैसे निभाए। इस पूरी कहानी को केवल एक ट्रेड डील के चश्मे से देखना शायद गलत होगा। यह दरअसल उस नए भारत की कहानी है जो आर्थिक हितों, रणनीतिक संतुलन और राष्ट्रीय संप्रभुता को एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है। यह भारत न तो आत्मनिर्भरता के नाम पर खुद को दुनिया से काटना चाहता है, और न ही वैश्वीकरण के नाम पर अपने निर्णयों पर बाहरी दबाव स्वीकार करना चाहता है। वह एक ऐसी मध्य रेखा तलाश रहा है जहां सहयोग और स्वायत्तता दोनों साथ चल सकें। यही कारण है कि आने वाले दिनों में यह टकराव किस दिशा में जाएगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि भारत अब बातचीत की मेज पर एक अलग आत्मविश्वास के साथ बैठता है। अंततः ट्रंप की धमकी कितनी असरदार होगी, यह केवल टैरिफ की दरों या प्रतिबंधों की सूची से तय नहीं होगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाती है, बहुपक्षीय संस्थाएं कितनी मजबूत रहती हैं, और देश आपसी सम्मान के आधार पर समाधान खोजने के लिए कितने तैयार हैं। भारत ने संकेत दे दिया है कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है, लेकिन संवाद के दरवाजे तक बंद करने वाला भी नहीं। शायद यही संतुलन आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, और यही उस नए भारत की पहचान भी,
जो दबाव में झुकता नहीं बल्कि विकल्प तलाशता है, जो शोर नहीं मचाता लेकिन फैसले चुपचाप लेता है। डील के रुकते ही दुनिया के ताकतवर गलियारों में बेचैनी फैल गई। वॉशिंगटन में मीटिंग पर मीटिंग होने लगी। सलाहकार माथा पकड़कर बैठ गए, क्योंकि अमेरिका ने जिस रणनीति पर महीनों मेहनत की थी वो एक झटके में ढहती नजर आ रही थी। असल में अमेरिका का लक्ष्य सिर्फ व्यापार नहीं था। असली निशाना था एशिया में ताकत का संतुलन बदलना। चीन को घेरने के लिए अमेरिका भारत को फ्रंटलाइन पार्टनर बनाना चाहता था, लेकिन इसके बदले भारत से उसकी सबसे पुरानी रणनीतिक दोस्ती यानी रूस से दूरी की कीमत वसूली जा रही थी। यही वह सौदा था जिसे भारत ने समझ लिया और वहीं पर खेल पलट दिया। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि भारत आर्थिक फायदे के लालच में यह शर्तें मान लेगा। सस्ते टैरिफ, बड़ी मार्केट एक्सेस और निवेश के वादे भारत को झुका देंगे। अमेरिका की रणनीतिक भूल यहीं से शुरू होती है कि उसने भारत को एक सामान्य उभरती अर्थव्यवस्था या केवल एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में देखने की गलती कर दी, जबकि भारत की ऐतिहासिक, भौगोलिक और रणनीतिक वास्तविकताएं उसे बिल्कुल अलग श्रेणी में रखती हैं। भारत के लिए सुरक्षा और ऊर्जा कभी भी केवल व्यापार या मुनाफे का विषय नहीं रहे हैं, बल्कि वे उसके राष्ट्रीय अस्तित्व, सामाजिक स्थिरता और भविष्य की संप्रभुता से सीधे जुड़े हुए हैं। और यही बुनियादी फर्क वॉशिंगटन की सोच और नई दिल्ली की वास्तविकताओं के बीच सबसे बड़ा टकराव बन गया। रूस से मिलने वाला सस्ता कच्चा तेल पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। इसने न केवल महंगाई को काबू में रखने में मदद की, बल्कि औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, कृषि और आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाले दबाव को भी संतुलित रखा। और जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट, युद्ध और सप्लाई चेन टूटने की मार झेल रही थी, तब भारत अपेक्षाकृत स्थिर इसीलिए रह सका क्योंकि उसने भावनाओं के बजाय व्यावहारिकता को चुना। इसी तरह रूस से प्राप्त रक्षा तकनीक, चाहे वह एयर डिफेंस सिस्टम हो, फाइटर जेट्स, पनडुब्बियां या मिसाइल प्लेटफॉर्म, दशकों से भारतीय सैन्य शक्ति का एक अहम स्तंभ रही है। और इसे रातों रात छोड़ देने का मतलब केवल सप्लायर बदलना नहीं, बल्कि पूरी सैन्य संरचना, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स और रणनीतिक निरंतरता को खतरे में डालना होता। ऐसे में अमेरिका का यह मान लेना कि भारत कुछ आर्थिक रियायतों या रणनीतिक साझेदारी के नाम पर रूस से अचानक दूरी बना लेगा, अपने आप में एक गंभीर गलत आकलन था, क्योंकि यह कदम भारत के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। इसी पृष्ठभूमि में जब प्रस्तावित डील के ड्राफ्ट में वह तथाकथित एनर्जी अलाइनमेंट क्लॉज सामने आया, तो यह स्पष्ट हो गया कि मामला केवल व्यापारिक समझौते का नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा नीति को धीरे धीरे पश्चिमी हितों के अनुरूप मोड़ने की कोशिश का है। इस क्लॉज के तहत भारत को भविष्य की ऊर्जा खरीद में पश्चिमी देशों को प्राथमिकता देनी होती, जिसका सीधा अर्थ था कि रूसी तेल और गैस को चरणबद्ध तरीके से सिस्टम से बाहर किया जाए। और बाहर से देखने में यह एक साधारण ट्रेड डील लगती, लेकिन भीतर से यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर सीधा हमला थी। भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों, ऊर्जा नीति सलाहकारों और सुरक्षा एजेंसियों ने जब इस प्रावधान का गहराई से अध्ययन किया, तो एक स्वर में चेतावनी दी गई कि अगर भारत इस रास्ते पर चलता है तो आने वाले 10 वर्षों में वह एक गंभीर ऊर्जा संकट में फंस सकता है, क्योंकि पश्चिमी देशों की सप्लाई राजनीतिक परिस्थितियों, प्रतिबंधों और आंतरिक प्राथमिकताओं पर निर्भर होती है। और किसी वैश्विक या क्षेत्रीय संकट की स्थिति में अगर सप्लाई रोक दी गई तो भारत के पास कोई मजबूत और भरोसेमंद विकल्प नहीं बचेगा। यही वजह थी कि सरकार के भीतर इस डील को लेकर तीव्र मंथन शुरू हुआ। एक ओर कुछ लोग अल्पकालिक आर्थिक लाभ, निवेश और तकनीकी सहयोग के सपने देख रहे थे, तो दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां और रणनीतिक समुदाय इसे सीधे सीधे राष्ट्रीय जोखिम करार दे रहे थे। और यही आंतरिक टकराव इस पूरे घटनाक्रम को और जटिल बना रहा था। इस दौरान रूस की भूमिका बेहद दिलचस्प और परिपक्व रही। मॉस्को पूरी तरह से अवगत था कि अमेरिका क्या खेल खेल रहा है और इस डील के पीछे असली मंशा क्या है। रूस जानता था कि यह केवल व्यापार या ऊर्जा का मामला नहीं, बल्कि भारत को उसके पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र से धीरे धीरे अलग करने की एक सुनियोजित कोशिश है। फिर भी रूस ने न तो सार्वजनिक बयानबाजी की और न ही कोई दबाव बनाने की कोशिश की, बल्कि वह शांति से इंतजार करता रहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हित में क्या फैसला करता है। जैसे ही भारत ने इस डील से पीछे हटने का संकेत दिया, रूस की प्रतिक्रिया आई, संतुलित, संयमित लेकिन बेहद मजबूत। रूस के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह भारत के फैसले का सम्मान करता है और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी
भविष्य में और मजबूत होगी। और कूटनीति की भाषा में यह संदेश बहुत गहरा था, क्योंकि इसका मतलब यह था कि भारत ने भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि उसे और मजबूत किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका में राजनीतिक भूचाल आ गए। वहां नीति निर्माताओं, थिंक टैंकों और मीडिया में यह सवाल उठने लगा कि आखिर भारत को इतना करीब लाने के बावजूद वह इस डील से पीछे क्यों हट गया। और यहीं से अमेरिकी रणनीति की सीमाएं उजागर होने लगीं, क्योंकि अमेरिका अब भी देशों को ब्लॉक्स में बांटकर देखने की मानसिकता से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया है। भारत की स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। वह किसी एक ध्रुव का हिस्सा बनने के बजाय बहुध्रुवीय दुनिया में अपने लिए स्वतंत्र स्थान बनाना चाहता है, जहां वह अमेरिका, रूस, यूरोप और एशिया सभी के साथ अपने हितों के अनुसार संबंध रख सके। यह पूरा प्रकरण दरअसल भारत की रणनीतिक परिपक्वता और आत्मविश्वास का उदाहरण है, जहां उसने तात्कालिक लाभों के बजाय दीर्घकालिक स्थिरता और संप्रभुता को प्राथमिकता दी। और यही वजह है कि आज भारत को केवल एक बाजार या साझेदार नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। अमेरिका के लिए यह एक कड़वा सबक था कि भारत न तो किसी के दबाव में फैसले लेता है और न ही अपनी ऊर्जा और सुरक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों पर समझौता करता है, जबकि रूस के लिए यह संकेत था कि धैर्य, सम्मान और दीर्घकालिक दृष्टि आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मायने रखती है। इस पूरी कहानी में असली विजेता वही है जिसने शोर शराबे, दबाव और प्रलोभनों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्रीय हित को पहचाना। और यही वह बिंदु है जहां भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी विदेश नीति का केंद्र कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि उसका अपना भविष्य है। और यही संदेश इस पूरे घटनाक्रम के बीच दुनिया ने बहुत साफ तौर पर। विपक्ष ने जैसे ही यह सवाल उठाना शुरू किया कि अगर कोई फाइनल डील थी ही नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जनता से झूठ क्यों बोला, पूरी कहानी एक नई दिशा में मुड़ गई, क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ व्यापार समझौते का नहीं, बल्कि भरोसे, पारदर्शिता और राजनीतिक विश्वसनीयता का बन चुका था। मीडिया ने भी इस सवाल को हाथों हाथ लिया और लगातार पूछने लगा कि समझौते का दस्तावेज कहां है, हस्ताक्षर कहां हैं, शर्तें क्या हैं, और अगर सब कुछ तय था तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। लेकिन व्हाइट हाउस के पास इन सवालों के जवाब में ठोस कागज या औपचारिक समझौते की प्रति नहीं थी। वहां सिर्फ बयान थे, बड़े बड़े दावे थे और दबाव की खुली धमकियां थीं, जिससे धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि ट्रंप की रणनीति असल में क्या थी। पहले जीत का ढोल पीटना, घरेलू राजनीति में खुद को मजबूत दिखाना, फिर सामने वाले देश पर सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों पर दबाव बनाना ताकि वह पीछे हट ही न सके। लेकिन इस बार यह रणनीति भारत पर काम नहीं आई, क्योंकि भारत ने न तो तुरंत प्रतिक्रिया दी और न ही भावनात्मक बयानबाजी में फंसा। उसने चुपचाप सब सुना, हर संकेत को समझा और सही वक्त का इंतजार किया। और यही वह शांत लेकिन निर्णायक चाल थी जिसने अमेरिका की पूरी स्क्रिप्ट बिगाड़ दी। क्योंकि जब भारत ने बिना शोर मचाए कदम पीछे खींच लिया, तो अचानक संयुक्त राज्य अमेरिका खुद असमंजस में आ गया। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगर वह भारत पर ज्यादा दबाव बनाता है, तो वर्षों से बने रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। और अगर वह दबाव कम करता है, तो उसकी धमकियों की विश्वसनीयता, खासकर ट्रंप की व्यक्तिगत छवि, कमजोर पड़ जाती है। दोनों ही हालात अमेरिका के लिए घाटे का सौदा थे। इसी बीच भारत ने यह भी साफ कर दिया कि वह किसी एक देश पर निर्भर रहने वाली अर्थव्यवस्था नहीं है और न ही उसकी विदेश नीति किसी एक शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। भारत ने तेजी से अपनी वैकल्पिक रणनीति पर काम शुरू किया। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड बातचीत को नई रफ्तार दी गई, पुराने अटके हुए मुद्दों पर लचीलापन दिखाया गया और भविष्य की साझेदारी को लेकर स्पष्ट रोड मैप रखा गया। वहीं मिडिल ईस्ट के देशों के साथ ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दीर्घकालिक समझौते मजबूत किए गए, ताकि तेल और गैस की आपूर्ति पर किसी एक देश का दबाव न रहे। अफ्रीका में निवेश और व्यापार बढ़ाने की योजनाओं को फिर से सक्रिय किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, कृषि और डिजिटल सेवाओं में सहयोग को प्राथमिकता दी गई। साफ संदेश था कि भारत अपनी आर्थिक और कूटनीतिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करेगा। आर्थिक विशेषज्ञों ने भी इस पूरे घटनाक्रम को भारत की अब तक की सबसे परिपक्व विदेश नीति का उदाहरण बताया, क्योंकि इसमें न तो टकराव था, न ही अनावश्यक आक्रामकता और न ही कमजोर पड़ने का कोई संकेत, बल्कि यह एक संतुलित, आत्मविश्वासी और दीर्घकालिक सोच का प्रदर्शन था। भारत ने अमेरिका को दुश्मन नहीं बनाया, न ही रिश्ते तोड़ने की धमकी दी। उसने बस इतना स्पष्ट कर दिया कि साझेदारी सम्मान और बराबरी के आधार पर चलेगी, दबाव और सार्वजनिक दिखावे के आधार पर नहीं। जैसे ही भारत ने ट्रेड डील से पीछे हटने के फैसले को सार्वजनिक किया, वॉशिंगटन में माहौल अचानक बदल गया। जो बातचीत अब तक मुस्कान, कैमरों के सामने, दोस्ती और कूटनीतिक भाषा में चल रही थी,
वह धीरे धीरे चेतावनियों, कड़े बयानों और परोक्ष धमकियों में बदलने लगी। अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी मतभेद सामने आने लगे। कुछ अधिकारी मान रहे थे कि भारत पर ज्यादा दबाव उल्टा असर डालेगा, जबकि कुछ का मानना था कि अगर अभी सख्ती नहीं दिखाई गई तो भविष्य में अमेरिका की सौदेबाजी की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। इस आंतरिक खींचतान ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया। उधर भारत ने किसी भी बयान का सीधे जवाब देने से परहेज किया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा। घरेलू उद्योगों को भरोसा दिलाया गया कि सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी। निर्यातकों और निवेशकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा गया ताकि किसी तरह की अनिश्चितता बाजार में घबराहट न पैदा करे। इस पूरे प्रकरण ने यह भी दिखा दिया कि वैश्विक राजनीति में अब सिर्फ ताकत या धमकी से काम नहीं चलता, बल्कि विश्वसनीयता, स्थिरता और विकल्पों की मौजूदगी ज्यादा मायने रखती है। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह न तो किसी दबाव में आने वाला देश है और न ही अचानक फैसले लेने वाला, बल्कि वह हर कदम सोच समझकर, समय देखकर और अपने दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर उठाता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत की छवि एक ऐसे देश की बनी जो शांत रहकर भी मजबूत फैसले ले सकता है, जो बिना शोर मचाए भी अपनी बात मनवा सकता है और जो यह जानता है कि कब आगे बढ़ना है और कब एक कदम पीछे हटकर बड़ा खेल खेलना है। और शायद यही वह बात थी जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा असहज कर दिया, क्योंकि यहां भारत ने किसी मंच पर अमेरिका को चुनौती नहीं दी, किसी बयान में उसे नीचा नहीं दिखाया, लेकिन व्यवहार में यह साफ कर दिया कि वह किसी भी अधूरी डील, अधूरे वादे या राजनीतिक ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेगा। और इसी संतुलन, इसी चुप्पी और इसी रणनीतिक धैर्य ने इस पूरी कहानी को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। अमेरिकी प्रशासन के भीतर गुस्सा और बेचैनी धीरे धीरे सार्वजनिक होने लगी थी, क्योंकि उन्हें यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भारत आखिरी वक्त पर इतना बड़ा और निर्णायक कदम उठा लेगा। वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं को भरोसा था कि दबाव, चेतावनी और बाजार तक पहुंच की धमकी भारत को झुकने पर मजबूर कर देगी, लेकिन इस बार परिदृश्य अलग था और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चौंका रही थी। जैसे ही भारत ने संकेत दिए कि वह प्रस्तावित डील की शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त बयानबाजी शुरू कर दी, यह कहते हुए कि अमेरिका अब नरमी नहीं दिखाएगा, कि जो देश अमेरिकी बाजार का फायदा उठाते हैं उन्हें उसकी शर्तें भी माननी होंगी। यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी थी कि भारत पर आर्थिक, व्यापारिक और कूटनीतिक दबाव तेज किया जाएगा। लेकिन अमेरिका शायद यह समझने में चूक कर गया कि भारत इस बार पहले से कहीं अधिक तैयार था। नई दिल्ली को अच्छी तरह अंदाजा था कि जैसे ही वह अमेरिकी अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं चलेगा, वैसे ही टैरिफ, प्रतिबंधों की धमकी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव और राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए यह फैसला किसी तात्कालिक भावनात्मक प्रतिक्रिया का नतीजा नहीं था, बल्कि महीनों की रणनीतिक तैयारी और आंतरिक मंथन के बाद लिया गया कदम था। सरकार ने पर्दे के पीछे पहले ही कई मोर्चों पर काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहां से किसी भी देश पर सबसे जल्दी दबाव बनाया जा सकता है। इसी रणनीति के तहत रूस के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा सप्लाई समझौतों को तेजी से आगे बढ़ाया गया, ताकि तेल और गैस की आपूर्ति किसी एक स्रोत पर निर्भर न रहे। रूस के साथ बातचीत सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा थी, जिसमें ऊर्जा, रक्षा और भू राजनीतिक सहयोग शामिल था। इसके समानांतर मिडिल ईस्ट के प्रमुख तेल उत्पादक देशों के साथ भी अतिरिक्त आपूर्ति और लचीली कीमतों पर बातचीत आगे बढ़ाई गई, ताकि किसी भी संभावित अमेरिकी प्रतिबंध या दबाव की स्थिति में भारत के पास पर्याप्त विकल्प मौजूद रहें। यूरोप के साथ व्यापारिक रास्तों को और खोलने पर भी काम किया गया, चाहे वह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हो, टेक्नोलॉजी सहयोग हो या सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। संदेश साफ था कि अगर अमेरिका दरवाजा बंद करता है तो भारत के पास दर्जनों नए दरवाजे खुलने के लिए तैयार हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा बदलाव भारत के आत्मविश्वास में दिखाई दिया। एक समय था जब ऐसी धमकियों के सामने भारत सफाई देता था, संतुलन साधने की कोशिश करता था और बयान देने में अतिरिक्त सावधानी बरतता था। लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका था। इस बार भारत ने सीधे फैसले सुना दिए, बिना किसी अनावश्यक सफाई या झिझक के। विदेश मंत्रालय के संकेत बिल्कुल साफ थे कि भारत किसी भी तरह की एकतरफा शर्तें स्वीकार नहीं करेगा, चाहे सामने कोई भी शक्ति क्यों न हो। यह नए भारत की कूटनीति थी, शांत, संतुलित, लेकिन पूरी तरह अडिग। भारत यह दिखाना चाहता था कि वह अब केवल एक उभरता हुआ बाजार नहीं है,
बल्कि एक ऐसा देश है जो अपने हितों को परिभाषित करना और उनकी रक्षा करना जानता है। इस विवाद का असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ा। शुरुआती दिनों में शेयर बाजारों में हलचल जरूर देखी गई। निवेशकों में असमंजस था, करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव आया और कुछ सेक्टर्स में अस्थायी गिरावट भी दिखी। लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रही। जैसे जैसे यह स्पष्ट होता गया कि भारत ने इस टकराव के लिए पहले से तैयारी कर रखी है, वैसे वैसे बाजारों में स्थिरता लौट आई। निवेशकों को यह संदेश मिला कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में सक्षम है और किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भर नहीं है। उल्टा अमेरिका में चिंता बढ़ने लगी कि अगर भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार से रिश्ते बिगड़ते हैं तो अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, डिफेंस और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर्स में अमेरिकी कंपनियों की भारत पर निर्भरता किसी से छिपी नहीं थी और यही बात वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों को परेशान कर रही थी। इसी बीच रूस की ओर से भारत के साथ नए रक्षा और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स की घोषणा के संकेत दिए गए। यह सिर्फ व्यापारिक कदम नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी था कि भारत अकेला नहीं है और वैश्विक मंच पर उसके पास विकल्प मौजूद हैं। इस घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया कि वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल दो ध्रुवों तक सीमित नहीं रह गई है। बहुध्रुवीय दुनिया में भारत जैसे देश अपने हितों के आधार पर साझेदारियां चुन रहे हैं, न कि किसी एक महाशक्ति के दबाव में आकर। अमेरिका के लिए यह एक चेतावनी थी कि पुरानी रणनीतियां अब हर जगह काम नहीं करेंगी और भारत के लिए यह एक परीक्षा थी जिसमें वह यह साबित करना चाहता था कि वह दबाव में भी अपने फैसलों पर कायम रह सकता है। इस पूरे प्रकरण ने भारत की घरेलू राजनीति और जनमत पर भी असर डाला। आम जनता में यह भावना मजबूत हुई कि देश अब वैश्विक मंच पर आत्मसम्मान के साथ खड़ा हो रहा है। सरकार के भीतर भी यह विश्वास बढ़ा कि दीर्घकालिक हितों के लिए अल्पकालिक जोखिम उठाना जरूरी है। बेशक चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। अमेरिकी दबाव आगे भी बढ़ सकता था, व्यापारिक विवाद और गहरे हो सकते थे और वैश्विक अनिश्चितता बनी रह सकती थी। लेकिन भारत अब मानसिक रूप से उस दौर से बाहर निकल चुका था जहां हर बड़े फैसले से पहले उसे यह डर सताता था कि दुनिया क्या कहेगी। यह बदलाव शायद इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू था। भारत का बदला हुआ दृष्टिकोण, उसकी बदली हुई कूटनीतिक भाषा और उसका यह विश्वास कि वह वैश्विक राजनीति में सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला नहीं बल्कि दिशा तय करने वाला भी बन सकता है। यह पूरा घटनाक्रम केवल एक व्यापक व्यापारिक निर्णय या कूटनीतिक बयान तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उस बदलती वैश्विक मानसिकता का संकेत था जिसमें भारत ने पहली बार इतने स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ यह जता दिया कि वह अब बाहरी दबावों के अनुसार अपने राष्ट्रीय हितों को परिभाषित नहीं करेगा। और इसी संदर्भ में जब मॉस्को ने खुलकर भारत के फैसले का समर्थन किया तो यह संदेश केवल वॉशिंगटन तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक गया कि रणनीतिक संतुलन में एक नया ध्रुव उभर रहा है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की बेचैनी स्वाभाविक थी, क्योंकि वह लंबे समय से भारत को एक बड़े बाजार, रणनीतिक साझेदार और आवश्यकता पड़ने पर दबाव में लाए जा सकने वाले देश के रूप में देखता रहा था। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई थीं और इस बदलाव को चीन बेहद गंभीरता और बारीकी से देख रहा था, क्योंकि बीजिंग यह भली भांति समझ चुका था कि यह वही भारत नहीं है जो कुछ दशक पहले तक वैश्विक ताकतों के इशारों पर अपनी नीतियां समायोजित कर लेता था, बल्कि यह वह भारत है जो सीमाओं पर भी स्पष्ट संदेश दे सकता है और वैश्विक मंचों पर भी बिना झिझक अपने हितों की रक्षा कर सकता है। और यही कारण है कि इस पूरे फैसले को केवल टैरिफ या ट्रेड डील से पीछे हटने के चश्मे से देखना वास्तविकता को बहुत सीमित कर देना होगा, क्योंकि इसके मूल में भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता, नीति निर्माण की स्वायत्तता और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ था। भारत के नीति निर्माताओं को यह स्पष्ट दिख रहा था कि यदि बाजारों को बिना पर्याप्त तैयारी, घरेलू उद्योगों को मजबूत किए बिना और किसानों तथा छोटे उद्यमियों को सुरक्षा कवच दिए बिना पूरी तरह खोल दिया गया, तो सबसे अधिक नुकसान उन्हीं वर्गों को होता जो पहले से ही वैश्विक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, महंगाई और आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। और यही कारण था कि इस फैसले के बाद भारत के भीतर एक नई तरह की सार्वजनिक चेतना उभरती दिखाई दी, जहां आम लोगों को यह समझ आने लगा कि यह लड़ाई किसी एक समझौते या विदेशी दबाव के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जिसमें विकासशील देशों से यह उम्मीद की जाती है कि वे बड़े देशों के लिए अपने दीर्घकालिक हितों की बलि दे दें,
किसानों को यह एहसास हुआ कि अगर कृषि बाजार अचानक वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिए जाते तो उनकी उपज की कीमतें गिरती। छोटे उद्योगों को यह समझ में आया कि बिना संरक्षण के वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने टिक नहीं पाते, और ऊर्जा उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट दिखा कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले लंबे समय में महंगी ऊर्जा और अस्थिर आपूर्ति का कारण बन सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी यह निर्णय सरकार के लिए एक तरह का जोखिम था, क्योंकि विपक्ष इसे अंतर्राष्ट्रीय अवसर गंवाने के रूप में पेश कर रहा था। लेकिन जमीन पर जनता के एक बड़े हिस्से ने इसे आत्मसम्मान और दीर्घकालिक सुरक्षा से जोड़कर देखा। सोशल मीडिया पर आत्मनिर्भर भारत, मजबूत नेतृत्व और दबाव में न झुकने वाले रुख की खुलकर सराहना हुई। दबाव में नहीं झुकेंगे और हित पहले जैसे नारे केवल ट्रेंड नहीं कर रहे थे, बल्कि एक व्यापक मनोवैज्ञानिक बदलाव का संकेत दे रहे थे। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।